द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं जो विज्ञान कथाओं से निकलकर अब हकीकत बन रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI। ये वो तकनीक है जो इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ती है। और इसमें कोई शक नहीं है, उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है जो लकवा या गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ सोचकर, सिर्फ अपने विचारों से बात करने और दुनिया से जुड़ने की ताकत मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे ये तकनीक मेडिकल लैब से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आज की हमारी बहस का केंद्रीय प्रश्न वो यही है, क्या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इंसान को उसकी जैविक सीमाओं से आजाद करने वाली एक क्रांति है, या फिर ये हमारी चेतना, हमारी सबसे निजी चीज, हमारी सोच पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के एक बहुत ही खतरनाक युग की शुरुआत है? मेरा मानना है कि ये तकनीक मानवता के लिए एक असाधारण छलांग है, जो उन लोगों को उनकी जिंदगी लौटा रही है जिनसे सब कुछ छीन गया था। और मैं ये तर्क दूंगा कि हम अपनी सबसे कीमती और निजी चीज, हमारी अपनी सोच को अनजाने में उन निगमों के हवाले कर रहे हैं जिनके इरादे हमारी भलाई से ज्यादा अपने मुनाफे से जुड़े हैं। देखिए, इस तकनीक को सिर्फ एक गैजेट समझना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी भूल होगी। ये आज़ादी है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लॉकडाउन सिंड्रोम जैसी भयानक स्थितियों में फंसे थे, जहां दिमाग तो पूरी तरह से काम कर रहा है लेकिन शरीर एक कैदी बन चुका है। या वो लोग जो ALS, एक ऐसी बीमारी जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, या रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से हिल भी नहीं सकते थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआती नतीजे बहुत प्रभावशाली हैं। प्रभावशाली से कहीं ज्यादा। पहले मरीज नोलैंड आल्बो को ही देखिए। वो 8 साल से गर्दन के नीचे पूरी तरह लकवाग्रस्त थे। आज वो सिर्फ सोचकर शतरंज खेल रहे हैं, वीडियो गेम में अपने दोस्तों को हरा रहे हैं। एक दूसरे मरीज हैं एलेक्स। वो 3D CAD सॉफ्टवेयर पर जटिल डिजाइन बना रहे हैं जो बिना BCI के उनके लिए नामुमकिन था। ये सिर्फ कर्सर हिलाना नहीं है, मतलब ये अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना है। एक अध्ययन में तो एक मरीज ने 62 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से संवाद किया और एक दूसरे ने लिखावट के जरिए 90 अक्षर प्रति मिनट की गति हासिल की। ये लगभग उतनी ही तेजी है जितनी तेजी से हम और आप अपने स्मार्टफोन पर टाइप करते हैं। जरा सोचिए, न्यूरोलिंक का वॉइस प्रोजेक्ट उन लोगों को उनकी आवाज लौटाने का वादा करता है जो बोल नहीं सकते, और ब्लाइंड साइड प्रोजेक्ट का लक्ष्य नेत्रहीनों को एक तरह की डिजिटल दृष्टि देना है। ये जैविक बाधाओं को तोड़ने और इंसानियत की क्षमता को फिर से बहाल करने के बारे में है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे हमें पूरा करना ही होगा। मैं चिकित्सीय लाभों की अहमियत को कम नहीं कर रहा, वो सचमुच अद्भुत है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा खतरा भी है। इन चमत्कारों की आड़ में हम एक ऐसी ढलान पर फिसल रहे हैं जिसका अंत बहुत भयावह हो सकता है। यह तकनीक हमारे अस्तित्व के आखिरी निजी केले, हमारे दिमाग का दरवाजा खोलती है। जब कोई कंपनी आपके न्यूरल सिग्नल, मतलब आपके दिमाग की तरंगों को पढ़ सकती है, तो फिर निजी क्या रह जाता है? हम मानसिक गोपनीयता या मेंटल प्राइवेसी के खत्म होने की बात कर रहे हैं। आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपके इरादों की हैकिंग या निगरानी का खतरा अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही। सबसे बड़ा सवाल है, इस न्यूरो डेटा का मालिक कौन है? आप या वो कंपनी जिसने आपके दिमाग में चिप लगाई है? लेकिन क्या ये हर नई मेडिकल तकनीक के साथ एक स्वाभाविक चिंता नहीं होती? हर प्रगति में कुछ न कुछ जोखिम तो होता ही है। नहीं, ये किसी पेसमेकर या इंसुलिन पंप जैसा नहीं है। ये आपकी चेतना से जुड़ा है। नोलैंड आल्बो के मामले को ही देख लीजिए। उनके इम्प्लांट के कुछ इलेक्ट्रोड दिमाग से हट गए, जिससे उसकी कार्यक्षमता कम हो गई। इसे ठीक करने के लिए वो किस पर निर्भर थे? न्यूरोलिंक के एक सॉफ्टवेयर अपडेट पर। यहाँ राइट टू रिपेयर या राइट टू मेंटेनेंस का सवाल उठता है। क्या आपके अपने दिमाग में लगे डिवाइस पर आपका कोई हक नहीं है? और सबसे खतरनाक है, इलाज और क्षमता बढ़ाने के बीच की वो धुंधली रेखा। जब ये तकनीक आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी तो ये समाज को 2 हिस्सों में बांट देगी। वो जो दिमागी तौर पर एनहांस्ड या उन्नत होने का खर्च उठा सकते हैं, और वो जो नहीं उठा सकते। ये एक जैविक वर्ग भेद पैदा करेगा जो आज की किसी भी असमानता से कहीं ज्यादा गहरा होगा। कर रहे हैं, टैबलेट चला रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। नोलैंड आल्बो तो दिन में 8-8 घंटे अपने इम्प्लांट का इस्तेमाल करते हैं।
ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये उन लोगों को स्वायत्ता दे रहा है जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या ये सच में स्वायत्ता है या सिर्फ स्वायत्ता का एक भ्रम? अगर उस डिवाइस को चलाने वाला सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के सर्वर पर है, तो असली नियंत्रण किसके हाथ में है? ये एक ऐसी निर्भरता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। आप इसे बहुत नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। ये उन्हें डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति देता है। ये दुनिया से फिर से जुड़ने का एक जरिया है, ना कि किसी पर निर्भर होने का। तो फिर माइक मेलेगारेजो के मामले के बारे में क्या कहेंगे? ALS की उनकी बढ़ती बीमारी ने कंपनी के साथ उनके रिश्ते को बहुत जटिल बना दिया, और इससे ये सवाल उठता है कि जब मरीज की हालत बिगड़ती है तो कंपनी की जिम्मेदारी कब तक और कहां तक है? क्या होता है अगर कंपनी दिवालिया हो जाए या फैसला करे कि अब आपके डिवाइस को सपोर्ट नहीं करना है? क्या आपकी सोचने की क्षमता जो अब उस डिवाइस से जुड़ी है वो अचानक बंद हो जाएगी? आपकी चेतना का एक हिस्सा एक कारपोरेट प्रोडक्ट बन जाता है जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है। यह एक वाजिब चिंता है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहीं पर डेटा और रिसर्च की भूमिका आती है। इन सिस्टम्स को बेहतर बनाने और ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें न्यूरल सिग्नल का विश्लेषण करना ही होगा, और मरीज क्लिनिकल ट्रायल में पूरी जानकारी और सहमति के साथ हिस्सा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके डेटा का इस्तेमाल विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। पूरी जानकारी और सहमति, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या एक लाचार मरीज जो दुनिया से कटा हुआ है सच में अपने न्यूरल डेटा के भविष्य के सभी संभावित उपयोगों को समझ सकता है? क्या वो सहमति पत्र के छोटे अक्षरों में लिखी हर बात को समझ सकता है, जिसमें शायद लिखा हो कि उसके डेटा का इस्तेमाल भविष्य के विज्ञापन एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है? लेकिन अब प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी मतलब PETS जैसे नवाचार हमें डेटा का विश्लेषण करते हुए भी गोपनीयता की रक्षा करने की अनुमति देते हैं। ये सिर्फ शोषण के बारे में नहीं है, ये भविष्य के मरीजों के लिए बेहतर नतीजे हासिल करने के बारे में है। ना यहाँ तक कि आपकी अचेतन भावनाओं को भी पकड़ सकता है। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि कोई कंपनी ये जाने कि आप किसी राजनीतिक उम्मीदवार का चेहरा देखकर अवचेतन रूप से कैसा महसूस करते हैं, या किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन देखकर आपके दिमाग में कौन सी भावनाएं पैदा होती हैं? जब कोई कंपनी आपके विचारों के पैटर्न का मालिक हो जाती है, तो वो आपके सबसे गहरे स्व की मालिक बन जाती है। आप भविष्य की काल्पनिक समस्याओं पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज की हकीकत ये है कि लाखों लोग स्ट्रोक, ALS और पक्षाघात से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 2.5 से 5 लाख लोग रीढ़ की हड्डी की चोटों का शिकार होते हैं। BCI उन्हें समाज से फिर से जुड़ने का एक वास्तविक, एक ठोस मौका दे रहा है। हमें अभी उन लोगों की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन जोखिमों के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए जो शायद कभी हो ही ना। ये काल्पनिक नहीं है, ये न्यूरालिंक के मिशन का घोषित हिस्सा है। मानव AI सहजीवन मतलब ह्यूमन AI सिम्बायोसिस। ये साफ तौर पर इलाज से आगे की बात है। जैसे ही ये तकनीक मेडिकल क्षेत्र से बाहर निकलती है, ये अनिवार्य रूप से एक ऐसी दुनिया बनाएगी जहां दिमागी क्षमता खरीदी और बेची जा सकती है। लेकिन हर तकनीक का विकास तो ऐसे ही होता है। पहले वो कुछ लोगों के लिए होती है, फिर धीरे धीरे सभी के लिए सुलभ हो जाती है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के साथ भी तो यही हुआ था। यह स्मार्टफोन खरीदने जैसा नहीं है, यह आपके इंसान होने के मूल को बदल रहा है। हम एक 2 स्तरीय समाज की बात कर रहे हैं, जहां विभाजन सिर्फ पैसे या अवसर का नहीं होगा, बल्कि जैविक होगा। एक तरफ अनुन्नत या एनहेंस्ड इंसान होंगे जिनकी याददाश्त, सीखने की क्षमता और सोचने की रफ्तार मशीनों से जुड़ी होगी, और दूसरी तरफ सामान्य अनुन्नत इंसान। यह सिर्फ एक और गैजेट नहीं होगा, ये इंसानियत को 2 अलग-अलग प्रजातियों में बांट देगा। इलाज की आड़ में हम एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां इंसान होना ही अपने आप में एक अपग्रेड करने योग्य प्रोडक्ट बन जाएगा। अंत में ये तकनीक उम्मीद के बारे में है। ये उन लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जिन्हें समाज ने लगभग भुला दिया था। ये संवाद रचनात्मकता और स्वतंत्रता के दरवाजे फिर से खोल रही हैं।
नोलन आर्बो या एलेक्स जैसे लोगों के लिए ये तकनीक उनके जीवन की गुणवत्ता में एक ऐसा सुधार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, हमें मजबूत नैतिक दिशा निर्देशों की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम सिर्फ जोखिमों के डर से लाखों लोगों को ठीक करने और सशक्त बनाने के इस अविश्वसनीय अवसर को नहीं छोड़ सकते। प्रगति हमेशा अनिश्चितता के साथ आती है, लेकिन कुछ न करने की कीमत कहीं ज्यादा है। उम्मीद शक्तिशाली होती है, बिल्कुल, लेकिन उसे हमें अंधा नहीं करना चाहिए। हम अपनी चेतना के दरवाजे उन निगमों के लिए खोल रहे हैं जिनका अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा नहीं बल्कि मुनाफा कमाना है। हमने अपनी डिजिटल प्राइवेसी के साथ यही गलती की थी। हमने सोचा था कि हम मुफ्त सेवाओं के बदले में सिर्फ अपना थोड़ा सा डेटा दे रहे हैं, और आज हमारे हर क्लिक, हर लाइक पर नजर रखी जाती है और उसे बेचा जाता है। हमें अपनी मानसिक प्राइवेसी के साथ ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। इन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ मेडिकल उपकरणों के रूप में सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि उपभोक्ता उत्पादों के रूप में, ताकि इलाज की जरूरत और क्षमता बढ़ाने की इच्छा के बीच एक साफ और मजबूत रेखा खींची जा सके। तो ये चर्चा हमें एक अभूतपूर्व चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ ये तकनीक हमें उन तरीकों से ठीक करने का वादा करती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और दूसरी तरफ ये हमें उन तरीकों से नियंत्रित करने की क्षमता भी रखती है जो और भी ज्यादा अकल्पनीय है। और ये हमें इस बहस के अंतिम सबसे गहरे सवाल पर लाता है। जब कोई कंपनी आपके दिमाग के सिग्नल को आपकी पुरानी आवाज में बदल सकती है, जैसा कि वॉइस प्रोजेक्ट करने का वादा करता है, तो क्या वो आवाज सच में आपकी है या उस कंपनी के एल्गोरिदम की? और अगर आपकी चेतना का एक हिस्सा, आपकी यादें, आपके विचार डिजिटल हो जाएं, तो उसे डिलीट करने का अधिकार किसके पास है? आपके पास या उस कंपनी के पास जिसका सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में चल रहा है? रीब्रीफ.net हम दुनिया का सार प्रस्तुत करते हैं।